अच्छा दे जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा हो और आपको सामाजिक विज्ञान में सारे प्रश्न कोई एक साथ बता दे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। हर चैप्टर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 प्रश्न बताऊंगा, उतने ही प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के प्रश्न कहां मिलेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दे रखी है, जाके वहां से बाकी के सारे प्रश्न भी देख लेना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सत्ता की साझेदारी। ये सत्ता की साझेदारी वाला जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर से जो हमें सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है वो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ष 1970 से 1993 के बीच जो बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए थे उनका वर्णन करना है। कितने संशोधन हुए थे? 4। और सभी का वर्णन हमको करके बताना है कि कैसे केंद्रीय सरकार बनी थी, कैसे राज्य सरकार बनी थी, कैसे सामुदायिक सरकार बनी थी और कैसे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में सरकार बनी थी। तो भैया अब दूसरा सवाल जो बन जाता है वो बन जाता है हमारा कि पश्चिमी यूरोपीय देश बेल्जियम की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, यानी वहां पे राजनीतिक प्रणाली कैसी है। अब इस चैप्टर में बात करें तो सिर्फ आप श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ लीजिए, काम हो गया। तीसरा सवाल हमारे पास बनता है कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की आप विवेचना करके बता दो। तो यहाँ पे हमने सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना पहले से करके बताई है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े तो हमसे वन शॉट जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है हमारे पास कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और कोई एक तर्क दीजिए। उसी से संबंधित 2 प्रश्न हमारे सामने और भी लिखे हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अब सुन लो, इस चैप्टर में एक और प्रश्न आपको बता देता हूं और वो प्रश्न है हमारे पास श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को आप बताइए कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है, ठीक है, और वहां पे क्यों लड़ाई झगड़े और क्यों वहां पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो ये वाला टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था होती है या जो संघीय व्यवस्था होती है बनाम एकात्मक शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख करके बता दो। यानी कि जहां पे संघीय शासन व्यवस्था होती है और जहां पे एकात्मक शासन होता है उनके बीच में क्या अंतर है, दोनों में टिप्पणी लिख करके बताना है। ये हमारे दूसरे चैप्टर के सवाल है। और विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है। अब ये जो सवाल हमने दूसरा वाला बोला ना, विकेंद्रीकरण, ये 100% बनता ही बनता है। और इसी प्रकार पिछले चैप्टर में अगर बात करें तो लोकतंत्र वाला प्रश्न हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें भारत में संघीय व्यवस्था, तो पहली चीज तो हमसे हमें ये पूछेगा कि भारत का संविधान में क्या क्या व्यवस्था है, फिर पूछेंगे भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की जो है व्याख्या कर दीजिए या उसका वर्णन कर दीजिए। ये दोनों सवालों में जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, लगभग आपको सेम मिल जाएगा। फिर बात करते हैं संघवाद क्या है और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए। पांचवा मिलेगा कि संघवाद का अर्थ क्या है और संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बता दो। तो ये दोनों लगभग सवाल एक ही जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है सिर्फ भारत की और यहाँ पर पूरे विश्व की बात हो रही है। आगे बात करते हैं भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता की साझेदारी का बंटवारा किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन कर दो। यानी भारत में जो सत्ता की साझेदारी है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कैसे करी गई है उसके बारे में डिटेल में बताना है। हमारा तीसरा चैप्टर होता है जिसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लैंगिक विभाजन। तो यहाँ से एक सवाल हमारा कंफर्म बनेगा। फिर आता है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव। ये सवाल अच्छे से आप तैयार करिएगा। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सॉलिड बात बोलने जा रहा हूं। सोशल साइंस में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप बना करके भी लिखोगे ना तो पूरे नंबर मिलते हैं भाई। लिखना जरूरी है। शॉर्ट हमारा आएगा 80 शब्दों में लिखना है, लॉन्ग आएगा 150 शब्दों में लिखना है। आगे बात करते हैं बच्चों तीसरे सवाल पे, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को बता दो। सांप्रदायिकता यानी जहां पे कोई भी एक समूह अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षा, जागरूकता, यही तो इसके उपाय होते हैं। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न पर, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं। कि अगर निर्वाचन होता है और जाति पर आधारित होता है तो क्या उसकी हानियां हो सकती है और किन्हीं 3 हानियों के बारे में बताना है। भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है वो अभी भी प्रचलित है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति प्रथा से सवाल बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, यही पे एक सवाल बनता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया था उस पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कर दो। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और एक ये सवाल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका लॉन्ग जो है ना, जो सिविक से बनेगा वो इसी चैप्टर से बनने के पूरे चांस होते हैं। आगे बात करते हैं जातिवाद क्या है। तो भैया जब आप ये वाला जाति वाला पढ़ोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी में कवर हो जाएगा। चौथा चैप्टर बनता है राजनीतिक दल। तो यहां से एक लॉन्ग बनने के चांस है, ऑप्शन में आ सकता है कि भैया राजनीतिक दल का कार्य बता दो, ठीक है, और राजनीतिक दलों के 3 कार्यों का उल्लेख कर दीजिए। और गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ये वाला सवाल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां होती है, किन्हीं 2 को स्पष्ट कर दो। ये सवाल 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये काफी ज्यादा बच्चों क्या है इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल जो बच्चों आपको बता रहा हूं ना, ऐसे ही हमने पिछले वर्ष बच्चों को सवाल बताए थे और यही सवाल बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले थे। आप चाहो तो पिछले वर्ष के पेपर उठा के देख सकते हो, आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार हमने भूगोल, इतिहास और साथ में अर्थशास्त्र के प्रश्न भी करवा रखे हैं। आगे बात करते हैं और कहां मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बात करते हैं कि राजनीतिक दलों का कार्य क्या है, का मतलब कार्य क्या है और उसके बाद उसके तात्पर्य भी आपको बताने हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं की विवेचना कर दो। ये वाला सवाल चौथा वाला भी हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सवाल 2025 के बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास 5 ये सवाल हो जाते हैं। जो हमारे पास 5वां चैप्टर आता है बच्चों वो क्या है, लोकतंत्र के परिणाम। इसमें पहला सवाल बनेगा कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 3-4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कर दो। ये सवाल लिख के देता हूं, इस बार बोर्ड के एग्जाम 2026 में आ सकता है, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल देखने को मिल सकता है क्योंकि ये सवाल पिछले 3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। अब हमारे पास आता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और शासन की अन्य व्यवस्थाओं से ये किस प्रकार से बेहतर है। लोकतंत्र क्यों बेहतर है भाई, यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलता है ना, यहाँ पे पारदर्शी शासन व्यवस्था होती है, वैध शासन होता है। तो ये सवाल भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है।
ओके, तो अच्छे से तैयार कर लोगे इसको बढ़िया से। फिर उसके बाद आता है कि भारत में लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कर दीजिए कि भारत में लोकतंत्र है तो उसकी दो चुनौतियां। पहली चीज, भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति वाले लोग हैं, ठीक। आगे देखो, फिर उसके बाद है लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी और वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन के बारे में बता दो। बिल्कुल, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र क्या करता है? वहां पे उत्तरदायी शासन होता है, पारदर्शी होता है, वैध शासन होता है। डिटेल में उसके बारे में लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से सिविक्स मतलब इसके सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, वहां से जाकर के इन सारे चैप्टर्स को डिटेल में आप कवर कर सकते हो। और सारे चैप्टर जब डिटेल में कवर कर लेना, फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, और जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।